नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, सीरीज़ हम बड़ी शुरू करते हैं। सीरीज़ है आज सोशल क्लास 10th के एमसीक्यूज़ की। आप सबको पता होगा एमसीक्यूज़ इस बार पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़ सोशल के। इस तरीके से आपने शायद ही आज तक कभी एमसीक्यूज़ डिस्कस किए होंगे। लेट अस बिगिन। चैप्टर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। ये आपकी इकोनॉमिक्स की किताब है, बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे। इतना आसान और इतना हिंदी आपने कभी सुना नहीं होगा जितना आज आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहला एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस फार्मर या लैंडलेस लेबर? अगर एक ऐसा बंदा है जो गांव में रहता है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो बेचारा मजदूरी करता है, उसके जो डेवलपमेंट गोल हैं, मतलब ऐसे गोल्स जो वो ये माने कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई, टॉप प्रायोरिटी पे क्या होगा? मतलब ऐसा क्या होगा जिस पर आप कह सकते हो कि यार अब तो ज़िंदगी सुधर गई, अच्छे दिन आ गए? तो वो किसको कहेगा कि हाँ भाई मेरे अच्छे दिन आ गए? आखिर वो कौन सी चीज़ होगी? बताइए, आपका वक्त स्टार्ट हुआ। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या है ऑप्शन? एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, की गांव की जो बैंक्स है वो डेवलप हो जाए, काम करने के दिन ज़्यादा मिले, रोड्स बेहतर बन जाए, या फिर एक हाई स्कूल बन जाए। क्या चाहेगा बताइए? आपका वक्त शुरू हो चुका है। सोच लिया? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ज़्यादा दिन मिले उसको काम, जो पहले मिल रहा था उससे ज़्यादा दिन काम मिले, और बेहतर वेजेस मिले, जो मजदूरी उसको मिलती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन एम्प्लॉयड यूथ? एक युवा है, लड़का या लड़की, शहर का है, पढ़ा लिखा है, उसकी क्या एस्पिरेशन होगी, क्या उसकी इच्छा होगी? पहला, एक पढ़ा लिखा जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, मतलब एक बेरोजगार अगर युवा कोई है, यहाँ पे भी लिखा है ना अर्बन अनएम्प्लॉयड, मतलब होता है ना कि पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार, ऐसे बहुत मिलते हैं हिंदुस्तान में। वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा एग्रीकल्चर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़, वो खेती कर पाए अच्छे से, या फिर वो चाहेगा कि सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप इन हिज लाइफ, कि उसकी ज़िंदगी में हर मोड़ पे सरकार उसकी मदद करे, भाई शादी में मदद, रोज़गार खोलने में मदद, बुढ़ापे में मदद। क्या वो ऐसा चाहेगा? तीसरा, वो चाहेगा उसको अच्छी जॉब मिले उसकी पढ़ाई के हिसाब से, जो उसने पढ़ाई की है वो पढ़ाई उसको काम आए, ऐसी नौकरी मिले। चौथा, फालतू समय में, वेले में उसको एक टाइम पास अच्छा मिले, अच्छी मूवीज़ मिले, अच्छा इंटरनेट मिले, अच्छी वेब सीरीज़ मिले। क्या चाहेगा बताइए आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सोच भी सकते हैं। हम बढ़ेंगे आंसर की तरफ। आपका वक्त शुरू हो चुका है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड लेट अस सी द आंसर। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। एक बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा चाहेगा उसको नौकरी मिले, ठीक है, और उसकी पढ़ाई के हिसाब से मिले। भाई उसने इतनी पढ़ाई की है इसलिए नहीं की कि वो खेत में पसीना बहाएगा। खेती बुरी नहीं है, बट पढ़ाई लिखाई करने के बाद, खर्चा करने के बाद आपको चाहिए अच्छी नौकरी, जो आपने जो खर्चा किया है उसको वसूल कर पाए। तीसरा, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का सही मीनिंग बताने वाली इन 4 में से कौन सी डेफिनेशन है? ए, एवरेज इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम। बी, एवरेज इनकम होती है इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल, जितने लोग कमा रहे हैं सिर्फ उनकी बात होती है। तीसरा, एवरेज इनकम ही पर कैपिटा इनकम है। चौथा, एवरेज इनकम में जितनी भी प्रॉपर्टी इस देश के पास है और उसकी बात करते हैं। एंड द आंसर, द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम ही पर कैपिटा इनकम होती है। तो अब बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। भाई, विच कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड? आज की दुनिया में हम किस कंट्री को कहेंगे कि वो डेवलप्ड है? इन 4 में से आपको बताना है। पहला, countries which have accumulated huge amount of wealth and always secures the future of the citizens. These countries are considered to be developed.
ऐसी कंट्री जिन्होंने बहुत सारा दौलत जमा कर रखा है, बिल्डिंग्स और बहुत रिजर्व्स हैं, और उनका जो सिटीजन्स है, नागरिक जो हैं, उनका फ्यूचर भी सिक्योर कर रखा है। दूसरा, कंट्रीज़ जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है, मतलब हाई रैंक आती है, उनको हम कहेंगे। तीसरा, अमीर कंट्रीज़ डेवलप्ड कहलाएंगी क्योंकि लोगों के पास पैसा है सब कुछ खरीदने के लिए जो उनको चाहिए, चाहे वो मटेरियल हो या नॉन मटेरियल। चौथा बड़ा ही आसान है, ईरान एक रिच कंट्री है इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्री है। तो इन चार में से सही जवाब के लिए आपके पास हैं 10 सेकंड। आप सोचो आराम से, ऑप्शंस को पढ़ लो, हिंदी में मैं आपको बता चुका हूं इसका मतलब। आखिरी के 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1 एंड हियर इज द आंसर बी। कंट्रीज जो हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाईएस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा जिनका अच्छा लेवल है और रैंक आती है, जैसे ये मैप आप देख सकते हो, इसमें जो बहुत ही डार्क कलर वाली है इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और उससे लाइट वालों में थोड़ा सा कम, उससे लाइट वाले थोड़ा सा कम, उससे हल्के वाले थोड़ा सा कम। तो जितना ज़्यादा रंग इस मैप में है उतना ही ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रेटिंग है इन कंट्रीज़ की। आप देख सकते हो ऑफ कोर्स जो यूएस है उसकी ज़्यादा है, चाइना का रंग जो है हम ज़्यादा गहरा है। ऑफ कोर्स इसको आप सर्च कर सकते हो गूगल पर या स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। पांचवा, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू हैव अ गुड लाइफ। बिल्कुल सही बात है, पैसा वो सारी चीज़ें हमको नहीं दे सकता जो अच्छी ज़िंदगी के लिए हमको चाहिए। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ गुड लाइफ इज़ गिवन बिलो। अच्छी चीज़ें जो हमें ज़िंदगी के लिए चाहिए उसकी लिस्ट नीचे दी हुई है। कौन सी चीज़ है जिसको पैसा नहीं खरीद सकता? पहला, इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचना, जैसे कोविड और बाकी की फैलने वाली बीमारियों से बचाव, हाई क्वालिटी की एजुकेशन, एक बहुत ही शानदार सा घर, और एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। चार में से कौन सी चीज़ है जो पैसा नहीं दे सकता? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, यानी फुल प्रोटेक्शन और हाई क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा दूसरा और तीसरा, यानी हाई क्वालिटी एजुकेशन और लग्जरी होम। ऑब्वियसली बात है, होम हम खरीद सकते हैं पैसों से। तीसरा, पहला दूसरा एंड चौथा, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, हाई क्वालिटी एजुकेशन और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। डी, पहला और चौथा, इन्फेक्शियस डिजीज़ और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। समय आपका शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड आपके पास हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये आंसर आपके सामने है। फर्स्ट एंड फोर्थ, एक इन्फेक्शियस डिजीज से बचना, बीमारी फैली हुई है तो आप पैसों के दम पे नहीं बच सकते, आपके आसपास के लोग अगर लापरवाह हैं, जैसा कोविड के टाइम पे इंडिया में हुआ था, तो आप कुछ नहीं कर सकते। चौथा, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आप कितना भी घर पे प्लांट लगा लो, स्नेक प्लांट और एयर प्योरीफायर, अगर आपके यहाँ के लोग गंवार हैं, वहाँ पेड़ कट गए हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो भाई पोल्यूशन तो होना ही है। यानी पैसों से आप ये दो चीज़ें नहीं खरीद सकते। घर आप खरीद सकते हो, एजुकेशन भी आपको मिल सकती है। छठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बिल्कुल सही बात है, वो किस पे फोकस करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, कि भाई स्कूल के जो 3 लेवल होते हैं, तीसरी तक हम बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है जी, प्राइमरी, बेसिकली प्राइमरी, नॉट एलिमेंट्री। प्राइमरी होती है तीसरी तक, फिर 8वीं तक आती है एलिमेंट्री यानी सेकेंडरी, फिर आता है हाई स्कूल। तो 3 लेवल ऑफ एजुकेशन, कितने बच्चे जा रहे हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज आदमी कितना जीता है, पर कैपिटा इनकम, कंट्री का GDP डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, या फिर मेरा फेवरेट, ऑल ऑफ द अबव, तीनों। 10 सेकेंड आपके पास हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड द करेक्ट आंसर इज, कंप्यूटर जी बताएं, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको देखा जाता है, इन तीनों चीज़ों को देखा जाता है जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। 7वां, केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम है।
इसका कारण क्या है, मतलब जो बच्चों की डेथ होती है पैदा होने पर वो कम रहती है। तो आखिर ये उन्होंने कैसे अचीव किया? हमारे यहाँ तो नहीं होता इतना ज़्यादा, बिहार में तो और कम है, एमपी में भी कुछ खास नहीं है, डेथ ज़्यादा होती हैं। तो केरला में इतनी कम क्यों है? पहला, इसीलिए कि सारी लड़कियों को ट्रेन कर दिया जाता है प्राइमरी स्कूल में ही कि आप बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे। यानी तीसरी क्लास की आप बच्ची को सिखा रहे हो कि तुम्हारा जब फ्यूचर में बच्चा होगा तो उसका कैसे ध्यान रखना है। ऑफकोर्स हंसी आ रही होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड, सारी की सारी यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ नर्स हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता केरला में जाओ और सब लड़कियाँ आपको नर्स मिले। तीसरा, फीमेल लिटरेसी हाई है, लड़कियाँ थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं, अपनी भाषा पढ़ पाती हैं, इंग्लिश पढ़ पाती हैं, और अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं माँ और बच्चे के लिए, जच्चा बच्चा बोलते ना, माँ और बच्चे के लिए। चौथा, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है, मौसम ही वहाँ का ऐसा है कि भाई आप सरवाइव कर सकते हो। 10 सेकेंड आपके पास हैं, स्टार्ट। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड द आंसर इज ये। केरला का हाई फीमेल लिटरेसी है, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, औरतें पढ़ी लिखी हैं, माँ और बच्चे दोनों के लिए ही हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी खासी अवेलेबल हैं। आठवां, व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड वाई? आज से 50 साल बाद सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग इन द सेंस सबसे ज़्यादा अच्छा, रिलायबल, जिस पे हम भरोसा कर पाएंगे, वो एनर्जी सोर्स क्या रहने वाला है? सबसे पहला, पेट्रोल। क्यों पेट्रोल? पेट्रोल क्यों, सोचो आप। पेट्रोल इसलिए क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल से निकलता है। सोलर एनर्जी, क्योंकि वो एग्जॉस्टेबल नहीं है, वो ख़त्म नहीं होती, आज सूरज आया कल फिर आएगा। कोयले वाली एनर्जी, क्योंकि वो पोल्यूशन फ्री है, अब सोच लो आप है कि नहीं है। और फॉरेस्ट पे जो एनर्जी मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है, मतलब लकड़ियाँ, बेसिकली फायरवुड। फॉरेस्ट वाली एनर्जी यानी जो हमें मिलती है लकड़ियाँ काट के, वो है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट हैं इंडिया में। 10 सेकेंड आपके पास है, स्टार्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज सोलर एनर्जी, क्योंकि वो कहाँ गई, हाँ, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल है, यानी वो खत्म नहीं होगी। एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। नौवा, पिक आउट द कॉज दैट इन्हेंसेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऐसा क्या है जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण का नुकसान बढ़ जाता है? सबसे पहला, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। पेड़ लगाने से, जितना आप पेड़ लगाते हो उतना हमारा नेचर खराब होता है, मेरे ख्याल से तो यही होगा, आप बताओ, ऐसा तो नहीं है कहीं? प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट इज गेटिंग मिक्सड अप विद रिवर वाटर। कि फैक्ट्री वेस्ट को अगर आप रोक लेते हो पानी में मिलने से, नदी के, तो एनवायरनमेंट ख़राब होता है। शायद ये भी होगा ना कि फैक्ट्री वेस्ट अगर नदी में नहीं जाएगा तो एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स, भाई पन्नी का इस्तेमाल बंद करना, पन्नी तो करना ही चाहिए, है ना? पन्नी का इस्तेमाल बैन करोगे तो क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा? सोचो। चौथा, अलाउिंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स, बसेस एंड ट्रक्स। अगर हम कार, बस, ट्रक, इन सब से निकलने वाले धुएं को बढ़ने देते हैं तो इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। इनमें से कौन सा जवाब सही है? इनमें से कौन सी चीज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ा देगी? तो जी हाँ, आपने बहुत सही सुना, बहुत ही आसान था ये। डी, अलाउिंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स। कार, बस और ट्रक से निकलने वाले धुएं को अलाउ अगर आप करते हो कि बढ़ता जाए धुआं, तो भाई एनवायरमेंट हमारा गया। डी, इफ इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स देन व्हाई डू लोकल पीपल रेजिस्ट इट। कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले, वो कहते हैं डैम बनाओ, तो लोकल आदमी को दिक्कत क्या है, वो क्यों नहीं चाहता कि डैम बने? तो ये डैम का एग्जांपल अगर आपने मूवी देखी हो लिंगा तो बेटर समझ पाओगे। इस मूवी में हुआ था, रजनीकांत ने मूवी ये बनवाया था डैम, और आसपास के गांव जो है वो बर्बाद हो रहे थे, इसीलिए इन्होंने अपनी ज़मीन दे दी थी, पैसा भी दे दिया था। तो रीज़न क्या है कि लोकल आदमी क्यों रेजिस्ट करता है? सबसे पहला, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनकी जगह चली जाएगी, उनको भागना पड़ेगा अपनी जगह छोड़ के, उनकी ज़मीन सबमर्ज हो जाएगी यानी पानी में डूब जाएगी,
उनके पास पैसा कमाने का ज़रिया नहीं बचेगा, या मेरा फेवरेट ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। 10 सेकंड आपके पास हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, बहुत आसान सा। इतना आसान बाय गॉड आपको कहाँ मिलेगा बताइए। और सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब जैसे ही डैम बनेंगे सबसे पहले आसपास की ज़मीन होगी सबमर्ज, लोगों को भागना पड़ेगा, और वो जो खेती थी, जिस ज़मीन से वो पैसा कमाते थे, वो खेत ख़त्म हो जाएगा, तो उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं बचेगा। तो इस तरीके से डैम से आसपास के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। 11वां, डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन वी गेट। अगर हम टोटल इनकम जो है कंट्री की, यानी जो जीडीपी है बेसिकली, उसको उसकी पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, यहाँ कमाने वाले न कमाने वाले सब आ जाते हैं पॉपुलेशन में, तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है पर कैपिटा इनकम, या एवरेज इनकम, नेशनल इनकम, या फिर टोटल इनकम। इन चारों में से क्या होगा आंसर? सबसे पहले ओनली 3 नेशनल इनकम निकलेगी, बी फर्स्ट एंड सेकंड पर कैपिटा और एवरेज इनकम दोनों, सी ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों सही है, डी नन ऑफ दीज यानी न बी सही है न ए सही है। तो भाई बहुत आसान है, बहुत। देखो यार मैं बता दूं, अगर मान लो किसी देश की टोटल इनकम है आपकी 1 लाख, ये मैंने लिखा 1 लाख, ठीक है, और अगर वहाँ पे लोग रहते हैं 100, इसमें कमाने वाले ना कमाने वाले सब आ गए, बड़ा आसान है भाई, आप डिवाइड कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 1000, यानी जो एवरेज इनकम आ गई वो आ गई 1000, और एवरेज को ही हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, आप सही समझे, आंसर है 1 एंड 2, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, ये आंसर है, क्योंकि ये पर कैपिटा और एवरेज इनकम एक ही होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा और एवरेज एक ही होता है। 12वां, पर कैपिटा की बात निकली है, तो भाई पर कैपिटा इनकम को हम किस करेंसी में मेजर करते हैं? हम करते हैं इसको यूएस डॉलर्स में। क्यों करते हैं? ये वेरी शॉर्ट आंसर आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई यूएस डॉलर्स एक इंटरनेशनल करेंसी है, जबकि जो हमारा रुपीज़ है वो सिर्फ हमारे देश में है और नेपाल में चलता है, और भी कुछ एक आध कंट्री में हुआ तो होगा, लेकिन यूएस डॉलर्स इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया समझती है। सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज यूएस डॉलर्स। ये तो मैंने ही बता दिया था आपको। 13th, अमंग हरियाणा, केरला एंड बिहार द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इज बिहार। जब हम हरियाणा, केरला और बिहार को देखते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पे एग्जाम्पल नई किताब में अलग हो एग्जाम्पल, बट फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल सेम ही है। सवाल क्या है? 3 स्टेट को हमने देखा, यहाँ पर नाम है हरियाणा, केरला, बिहार, हो सकता है आप में नाम हो महाराष्ट्र, केरला और बिहार। तो सबसे कम जो पर कैपिटा इनकम है वो है बिहार में। ये बात क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है? पहला, कि बिहार के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, बहुत अच्छे से रहते हैं वो, सबके पास गाड़ी घोड़ा पढ़ाई सब कुछ है। बी, केरला के लोग कम कमा रहे हैं। सी, महाराष्ट्र में अमीर लोग बहुत ज़्यादा हैं। या डी, एवरेज अगर आप निकालते हो तो बिहार के लोग की इनकम कम है, बिहार के लोग कम कमाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आंसर इज डी, ऑन एन एवरेज बिहार के लोग बड़ा कम कमाते हैं। ये अंकल से आप पूछ सकते हो, ठीक है, आंटी भी यही कहेंगी आपको। चलो अब अंकल आंटी से दूर चलते हैं तो मारेंगे हमको पकड़ के, ठीक है, कम कमाते हैं। 14th, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस एंड। जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जहाँ पर वो कंट्रीज़ को जज करते हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उधर क्या क्या कंपेयर किया जाता है? कंट्रीज़ का लिटरेसी रेट, कि भाई कंट्री कितनी लिटरेट है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर कितने हैं, उनका हेल्थ स्टेटस, हेल्थ कैसी है, और तीसरा क्या है, नेशनल इनकम उस देश की, पर कैपिटा इनकम, दोनों, या कुछ भी नहीं। और इसका जवाब आपके सामने है, चाहो तो पॉज करके देख लेना, जवाब आपके सामने है पर कैपिटा इनकम। वो पर कैपिटा इनकम भी निकालते हैं, ऑफ कोर्स उसमें नेशनल इनकम उनको पता है, तभी तो पर कैपिटा इनकम आ रही है, ठीक है। 15, अगर हम एक रेशियो निकालें कि भाई टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं,
कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, मतलब टोटल बच्चे मान लो एक शहर में है 1000, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में मान लो 10 से 14 साल के। तो मैंने कहा 10 से 14 साल के बच्चे कितने हैं शहर में, आपने कहा 1000। मैंने कहा कितने स्कूल आते हैं, आपने कहा 400 बच्चे हैं सर जो 10 से 14 साल के हैं और स्कूल जाते हैं। तो जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ 400 बाय 1000 तो एक रेशो निकल के आता है। ये रेशो आएगा यहाँ पे 2/5, यानी हर 5 में से 2। ये रेशो है क्या, इस रेशो का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम नेट अटेंडेंस रेशो, या इसको हम बोलेंगे लिटरेसी रेशो, या इसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, या हम बोलेंगे इसको लेवल ऑफ एजुकेशन। और जवाब बहुत ज़्यादा आसान है, इसको हम बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशो, यानी नेट टोटल कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। बड़ा आसान है, मज़ा आ रहा है आपको। 16, सिर्फ 20 हैं, डोंट वरी, और 20 में ही आपका मज़ा आ जाएगा। द लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन केरला, केरला में जो लिटरेसी रेट है वो हाई है, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट है बिहार में, यानी बच्चे बहुत मर रहे हैं, डेथ हो रही है बच्चों की। इससे क्या प्रूफ होता है? पहली बात, मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला एंड बिहार हैव गुड लिविंग कंडीशंस, कि केरला बिहार दोनों के ही लोगों की लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, बहुत अच्छे से मज़े से रह रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बी, बिहार केरला दोनों में ही ज़िंदगी की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, यानी हेल्थ, फूड, ये सब नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। सी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग केरला का अच्छा है बिहार से। डी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिहार का अच्छा है केरला से। 10 सेकंड आपके पास है, ज़रूर सोचो और लिखो, कम ऑन। और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सही जवाब अनफॉर्चुनेटली पर है केरला की लिविंग कंडीशन अच्छी है बिहार से। मैं कोई केरला का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन किसी भी राज्य की अच्छी है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार एक राज्य की बुरी कंडीशन है, वहाँ के लोग गरीबी में रह रहे हैं, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, केरला में ऐसे घर दिखेंगे आपको, बिहार में ऐसे दिखेंगे, सारे नहीं बट मेजॉरिटी। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ो, ये नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जॉस्शन के बारे में है कि कैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रही हैं। पहला, क्रूड ऑयल की रिसोर्स सिर्फ आने वाले 50 साल चलेंगी। दूसरा, ऑयल एक्सट्रैक्शन मिडिल ईस्ट ने बहुत ज़्यादा स्पीड में किया है, मतलब बहुत पेल पेल के निकाला है। तीसरा, जो नॉन कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेज हैं, यानी ऐसी रिसोर्स जो लंबे टाइम तक चलेंगी, सोलर पावर, हाइड्रो पावर वगैरह, उसको एनकरेज करना ही होगा ताकि जो क्रूड ऑयल की ज़रूरत है वो हमें कम पड़े। जैसे सोलर पावर से गाड़ियाँ चल जाए, हाइड्रो पावर से गाड़ियाँ चल जाए, ये हमें करना होगा। इन तीनों के लिए ऑप्शंस क्या हैं? पहला, ऑप्शन 2, ऑयल एक्सट्रैक्शन बहुत तेज़ी से निकाला है मिडिल ईस्ट ने, ये सच है। फर्स्ट एंड सेकंड कि भाई क्रूड ऑयल की रिसोर्सेज 50 साल चलेंगी और ऑयल एक्सट्रैक्शन, दोनों बात सही है। सी, सिर्फ पहली वाली बात सही है, 50 साल वाली। तीसरा, नॉन कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेस हमको चाहिए। 10 सेकंड की भी ज़रूरत आपको नहीं है, इतने आप समझदार हो भाई। नॉन कन्वेंशनल हमको चाहिए। कब तक हम चलाते रहेंगे ऐसी रिसोर्सेज जो आने वाले 50 साल में ख़त्म हो जाएगी या 100 साल में ख़त्म हो जाएगी या पॉल्यूशन करेंगी? हमें चाहिए इनएग्जॉस्टिबल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, अ सिंगल मेजर रीज़न फॉर मोर ड्रॉप आउट रेशो इन बिहार इज़। क्या कारण है कि बिहार में जो ड्रॉप आउट रेशो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग स्कूल छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट मतलब मजबूरी में जो स्कूल छोड़ रहे हैं, वैसे तो शौक से छोड़ने वाले को भी कॉलेज ड्रॉप आउट बोलते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स बोलते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गरीब लोगों की जो छोड़ दे रहे हैं, मजबूरी में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। पहला, पावर्टी, गरीबी। दूसरा, असाक्षरता, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता बिल्कुल भी। तीसरा, हाई इनकम, इतना पैसा है कि पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। चौथा, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि बच्चों की डेथ हो जाती है। अब यार इससे तो कोई लॉजिक है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली पावर्टी, गरीबी। ये आपने 9th में चैप्टर भी पढ़ा होगा, पावर्टी, रोना आ जाता है बाय गॉड। नॉन मटेरियल बेनिफिट दैट इम्प्रूव्स वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन। इन 4 में से कौन सी चीज़ें हैं जो जनता का भला करती है और ये नॉन मटेरियल है, मतलब आप कह सकते हो कि
पैसे से आप कहाँ तक खरीदोगे, बहुत मुश्किल है। पहला, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी, हेल्थ फैसिलिटीज़, अस्पताल वगैरह, साफ़ एनवायरनमेंट, मेरा फेवरेट ऑल ऑफ द अबव, डी। इसमें भी सोचने की बात नहीं है भाई, तीनों। देखो पैसा आप पे होगा, आप क्या नदी थोड़ा ना खरीदोगे, आप क्या बॉटल खरीद सकते हो, किस हद तक खरीदोगे, क्या बॉटल से नहाओगे, नहीं। आपको वो सरकार दे सकती है, वो नॉन मटेरियल है, आपके हाथ में उतना नहीं है वो। हेल्थ फैसिलिटीज़, आप कितना भी पैसा उड़ा लो, आपके पास हॉस्पिटल है ही नहीं आपके शहर में, कहाँ तक आप भटकोगे। प्योर एनवायरनमेंट, आप कुछ भी कर लो, आपके यहाँ पोल्यूशन है तो है, आप कितना बचोगे पोल्यूशन से, वो नॉन मटेरियल है, वो आपके आसपास की सरकार आपको दे सकती है, आपका पैसा आपको नहीं दिला सकता। तो ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा हेल्थ केयर, ये तो भाई साहब नॉन मटेरियल है, सरकार हमें दिलाएगी। एंड फाइनली सबसे शानदार आपका सवाल है, मैच द फॉलोइंग। मगर इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने अब तक कोई लाइव क्लास ज्वाइन की है क्लास 10th की? अगर नहीं तो ऑल सब्जेक्ट्स की शानदार लाइव क्लास और सिर्फ इंग्लिश की क्लास, इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, नंबर गिवन है, आप अपना बात कर सकते हैं, डेमो बुक कर सकते हैं, आपको बहुत ही शानदार लाइव क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी में मिल जाएंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मैच द फॉलोइंग है, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, आपको इसको मैच करना है और इसके सामने आंसर, फिर इसके सामने आंसर, ऐसे लिखना है। 10 सेकंड आपके पास है, आप आराम से सोच लीजिए। ये आपका गया, अच्छा ये 3 से मिला, ये आपका नेशनल इनकम इससे मिला 3, एक ये आपका मिला 4 और ये आपका मिल गया 2। इस तरीके से नंबर बन गया 3 1 4 2। पर एग्ज़ाम में ये 3 1 4 2 मत खेलना, सिंपली ये लिखना ऑप्शन और इसके सामने सही वाला ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, पर कैपिटा इनकम के सामने एवरेज इनकम, नेशनल इनकम के सामने टोटल इनकम, बॉडी मास इंडेक्स के सामने प्रॉपर न्यूट्रिशन। और ये कहाँ पर है, इसमें कहाँ है 1 2 3, ये भी मैंने लिखा हुआ है। धन्यवाद।